Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the chapter The Last Lesson. From this chapter we are going to study only the literary devices in this video. The question is, what are literary devices? Literary devices होते क्या हैं? Literary devices एक स्पेशल टूल होता है जिससे हम अपना कोई भी राइटिंग मटेरियल हो, कोई लिटरेचर हो, कोई स्टोरी हो, उनको हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं. जब लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस बड़े स्पार्क होते हैं, एकदम हाईलाइट हो जाते हैं. हम विविड पिक्चर्स को पेंट कर सकते हैं रीडर के दिमाग में, एंड दस हमारा जो लिटरेरी राइटिंग होता है या जो भी हम काम कर रहे होते हैं, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. So the first literary device we are going to study here is simile. Simile होता क्या है? It's a comparison between two different things, जिसमें कोई एक चीज़ होती है जो कॉमन होता है. हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं दो अलग अलग चीज़ों में, बिल्कुल अलग होती हैं, बट देयर इज़ वन पॉइंट इन कॉमन. और ये किया जाता है विद द यूज़ ऑफ द वर्ड्स एज या लाइक. सिमिली में ध्यान रखना है विद द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड. जनरली बच्चे जो एम के बाद आई है उसको मिस कर देते हैं या ई लिख देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. Now in this chapter we can see the simile in the phrases as quiet as Sunday morning. जब फ्रांस क्लास में आता है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग हसल एंड बसल इन द क्लास, तो हसल एंड बसल तो नहीं मिलती, बट ही कंपेयर्स द क्वाइटनेस ऑफ द क्लास टू अ संडे मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट लिटरेरी फ्रेज, नेक्स्ट सिमिली जो यूज़ किया गया है इन द फ्रेज लुक्स लाइक लिटिल फ्लैग्स. जब मिसियर हैमिल बच्चों को कैलीग्राफी के लिए कॉपीज़ देते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है फ्रांस अल्सेस फ्रांस, तो वो जो कॉपीज़ थी, जो पेजेस थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो फ्रेंच फ्लैग्स हैं. नेक्स्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट अगेन द कैलीग्राफी लेसन. उसमें फ्रेज आता है फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच. तो ये जो फिश हुक्स है ये कंपेयर्ड है to the calligraphy scroll which is made by the nursery babies. वो स्क्रॉल जो है वो फिश हुक्स की तरह लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि वो बच्चे भी बड़ी सिंसियरली फ्रेंच लिख रहे हैं. द लास्ट फ्रेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजन. तो यहाँ पे मिसियर हैमिल इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज कि अगर आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पकड़ के रखोगे तो आपके पास हमेशा अपने पिंजरे की चाबी रहेगी. So he's comparing the language to the key of the prison. The next literary device is a metaphor. Metaphor एक word या phrase होता है जो किसी दूसरी चीज़ को denote करता है. वो it is almost like a comparison. It's an implied comparison जहाँ पे हम ऐसे नहीं कहते हैं कि one thing is like another, but हम assume करते हैं, हम कहते हैं कि ये वही चीज़ है, right? और उन दोनों के बीच में एक अनालोजी क्रिएट करता है मेटाफर. अब इस चैप्टर में जो मेटाफर्स हैं, दैट इज़ व्हाट अ थंडरक्लैप. थंडरक्लैप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द न्यूज़ दैट फ्रेंच कुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन. जब ये बात सुनता है फ्रांस तो वो जर्मन्स को रेचस कह के बुलाता है. रेचस का मतलब होता है क्रूअल पीपल, बैड पीपल, जो अच्छे लोग ना हों. तो ये उनके साथ कंपेयर किया गया है. एंड देन लैंग्वेज, द नेक्स्ट फ्रेज इज लैंग्वेज इज द की. लैंग्वेज को की माना गया है टू देयर प्रिजन, द प्रिजन विच वाज इम्पोज्ड बाय द जर्मन्स. सो वी कैन सी द मेटाफर इन ऑल दीज थ्री फ्रेजेस. द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म में हम किसी इंसान को या सिचुएशन को या वर्ड हो या ऑब्जेक्ट हो, हम उसको यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अनदर थिंग. जैसे इस चैप्टर में ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया गया है टू एम्फसाइज द लर्निंग ऑफ देयर मदर टंग. जो ब्लैक बोर्ड है दैट इज़ अ टूल टू द फ्रीडम. अगर उनको अपना लैंग्वेज आएगा देन दे विल हैव द की टू द प्रिजन. सेकेंड सिंबल है यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड का. जो बुलेटिन बोर्ड है वो जर्मन्स की क्रूअल्टी को, उनके ऑपरेशन को सिंबलाइज करता है, बिकॉज जितना भी बैड न्यूज़ था ऑफ द ड्राफ्ट, ऑफ द डिफीट, वो सब बुलेटिन बोर्ड पे पोस्ट होता था. एंड द लास्ट सिम्बोलिज्म इन दिस चैप्टर इज द वर्ड्स विव ला फ्रांस, जो मिसियर हैमिल एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं.
इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड दिस इज सिंबलाइजिंग देयर पेट्रियोटिज्म एंड होप टू बी फ्री फ्रॉम द जर्मन रूल, फ्रॉम द प्रूशियन रूल। The next literary device is irony. आयरनी का मतलब होता है कि कोई पॉइंट होता है, कोई मोमेंट होता है या तो डायलॉग में या प्लॉट में जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस। जो ऑडियंस उस स्टोरी से या उस कैरेक्टर से एक्सपेक्ट कर रही है तो उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। मतलब अगर हम आयरनी को सिंपली समझाएं तो इसका मतलब है दैट द ऑपोजिट हैपेंस ऑफ व्हाट वन एक्चुअली एक्सपेक्ट्स। अब इस चैप्टर में दो मेन आयरनीज हैं। द फर्स्ट आयरनी इज दैट जो फ्रेंच लोग हैं दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड दे आर अ रेस जो आज भी अपने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं। बट एट दिस पीरियड जब प्रूशियन वॉर हुआ था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, दैट वॉज अ पीरियड व्हेन दे वर नॉट एट ऑल इनटू द लैंग्वेज। और जब प्रूशियंस जीत गए देन दे रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्नड देयर फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये इम्पोजिशन के बाद व्हेन जर्मन वाज इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अल्सेस, तो उस टाइम पे फ्रांस के दिमाग में आया ही इज़ लुकिंग आउटसाइड एंड ही सीज द पिजन्स, और वो सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। सो दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग द आयरनी ऑफ थॉट। ये जर्मन्स का, प्रूशियंस का कलोनियल माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जो बिलीव करते थे दैट दे कुड इम्पोज देयर विल ऑन द फ्रेंच पीपल। वो अपनी हुकूमत जो लोगों का दिमाग है उसके ऊपर डाल सकते हैं। द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हम ऑपोजिट वर्ड्स को रखते हैं, चाहे ऑपोजिट वर्ड्स हो या आइडियाज़ हो या क्वालिटीज़ हो, हम उनको पैरेलल रखते हैं टू ईच अदर। उनके बीच का जो कंट्रास्ट होता है वो ग्रेटर एम्फेसिस क्रिएट करता है, माइंड में क्लैरिटी क्रिएट करता है। सो द फर्स्ट एंटीथेटिक फ्रेज यूज्ड इन द चैप्टर इज अप एंड डाउन। दिस इज रिफरिंग टू मिस्टर हैमिल हु इज वॉकिंग इन द क्लास विद दिस टेरिबल आयरन रूलर। वो जो उनका चलना है, उनकी बेचैनी है, वो इस एंटीथेसिस से हाईलाइट हो रहा है। द नेक्स्ट एंटीथेसिस इज लाफ एंड क्राई। जब फ्रांस एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखता है कि हॉजर अपनी बुक को फिंगर्स के साथ रब कर रहा है और वो बड़े ट्रेमलिंग वॉइस में बोल रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको देखकर उसको हंसी भी आती है, बट एट द सेम टाइम द फैक्ट दैट दे हैव लॉस्ट द चांस टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, इट्स अ वेरी सीरियस मोमेंट, तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग हिम क्राई। अब वी कैन ऑल्सो सी ट्रांसफर्ड एपिथेट इन द फ्रेज टेरिबल आयरन रूलर। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि एक एपिथेट, एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव, वो अपनी राइटफुल प्लेस से उठाकर एक और क्लोजली एसोसिएटेड नाउन के साथ वर्ड के पास रखा जाता है। यहाँ पे टेरिबल आयरन रूलर में टेरिबल इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट इज़ नॉट द रूलर विच इज टेरिबल, इट इज़ मिस्टर हैमिल्स डिसिप्लिन। वो क्लास में डिसिप्लिन इम्पोज करते थे यूजिंग द आयरन रूलर। So actually it is Monsieur Hamel's discipline which is terrible and not the iron ruler, but since they are closely associated and it makes for greater emphasis, तो उन्होंने terrible को iron ruler के पास transfer कर दिया है। The next literary device is sibilance। अब sibilance जो है वो comparatively बड़ा new literary device है, it's not a very commonly known one। sibilance होता है जब हम कोई words बोलते हैं और उसमें एक हिसिंग साउंड क्रिएट होता है, स्पेशली थ्रू द रेपिटेशन ऑफ द स साउंड। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, बट उनको बोलते ही हमारे को हिसिंग साउंड सुनाई देती है, द हिस ऑफ अ स्नेक। इन द फ्रेज स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, वी कैन सी द हिसिंग साउंड व्हेन वी से दीज वर्ड्स। द नेक्स्ट डिवाइस इज मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हो या कॉन्सेप्ट हो वो रिप्लेस किया जाता है बाय अ वर्ड विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इट। हम उसको उसी चीज़ से जानते हैं। जैसे अगर हम वर्ड क्राउन बोलें तो क्राउन इज स्टैंडिंग फॉर द किंग, राइट? तो उसी तरह से यहाँ पे जो फ्रेज है स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, द स्कूल इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, द एंटायर क्लास। मतलब वो पूरा माहौल जो था उस दिन का वो बड़ा स्ट्रेंज था। सो स्कूल वर्ड में मेटोनिमी यूज किया गया है। The next literary device is personification।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़ को हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है ह्यूमन एक्शंस। यहाँ पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड पर्सोनिफिकेशन। प्लीज रिमेंबर epithet is an adjective which is transferred. In this chapter, the phrase Alsace she puts off learning. Alsace is a district of France और हम Alsace को यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं कि वो लर्निंग को प्रोक्रास्टिनेट कर रही है, लर्निंग को पुट ऑफ कर रही है। इट इज़ नॉट Alsace, इट इज़ द पीपल ऑफ Alsace, राइट? सो Alsace जब वो कोई ह्यूमन काम करने की बात कर रहे हैं, that time it becomes personification. The next literary device is onomatopoeia. Again इसकी pronunciation बहुत varied है, so let's not get into the pronunciation of the word. Basically onomatopoeia का मतलब होता है words that imitate the sound. मतलब जो वो word होता है वो उस sound की तरह ही लगने लग जाता है, वो word itself एक sound effect create करता है। In the chapter, the words ba, could and ah, we can all see them reflecting onomatopoeia's literary device. Okay, now this device litotes is again not very commonly known amongst the students. Litotes का मतलब होता है कि हम किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव यूज करके, नेगेटिव वर्ड्स यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। हम दिस इज आयरॉनिकली सेड, हम दो नेगेटिव्स को यूज करके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग द डिवाइस लिटोटस। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेज यू आर नॉट द वर्स्ट। जब मिसियर हैमिल फ्रांस को समझा रहे होते हैं कि उसकी गलती नहीं है, तो वो उसको ये समझा रहे हैं कि वो इतना बुरा नहीं है, तो उन्होंने दो नेगेटिव्स दैट इज नॉट एंड वर्स्ट को यूज किया है टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट that France is not very bad, he is actually just like the others. Okay, so next literary device is repetition. Repetition का मतलब होता है जब कोई word या phrase को हम multiple times use करते हैं to create a rhythm or to emphasize some kind of a word or phrase or sentiment or emotion. अब यहाँ पर the phrase so easy ये फ्रांस बोलता है जब वो मिसियर हैमिल का लेसन पहली बार ध्यान से सुनता है, and he finds the concept to be very easy because of his attentiveness. तो ये इसलिए रिपीट किया गया है to emphasize that things are easy when we concentrate on it, pay attention to it. Okay, so the next literary device is synecdoche. synecdoche और metonymy में भी अक्सर confusion होता है। मेटोनमी में वो वर्ड उसका पार्ट नहीं होता है, सिंबलाइज होता है, बट सिनेक्डकी में वो वर्ड जो होता है या तो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या जो होल होता है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द मोस्ट फेमस सिनेक्डकी एग्जाम्पल ना जब कोई प्रे करता है भगवान के लिए, ओ गॉड गिव मी माय ब्रेड टुडे, तो यहाँ पे ब्रेड डज नॉट मीन जस्ट ब्रेड, इट मीन्स फूड। एंड जब कोई बोलता है इंडिया वन द मैच, तो इंडिया डज नॉट मीन द होल ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स द 11 प्लेयर्स। तो अब यहाँ पर जो सिनेक्डकी यूज है, इट इज इन द फ्रेज पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स। हेड्स का मतलब इट रिप्रेजेंट्स द चिल्ड्रेन, द स्टूडेंट्स, द पीपल प्रेजेंट इन द क्लास। तो हेड उनके साथ उनका बॉडी का पार्ट है, एंड दस वी कैन सी सिनेक्डकी एंड नॉट मेटोनमी। एंड द फ्रेज स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल इज डिसमिस मतलब द चिल्ड्रेन आर अ पार्ट ऑफ द स्कूल, और बच्चों को डिसमिस किया जा रहा है, स्कूल तो वहीं पर है, बट द चिल्ड्रेन आर अ पार्ट ऑफ द स्कूल, एंड दस वी कैन सी synecdoche in this phrase also. The last literary device is rhetorical question. Rhetorical question एक ऐसा डिवाइस है जो लोगों को persuade करने में या उनको बड़ी subtly influence करने में, ऑडियंस को influence करने में बड़ा काम आता है। जब आप किसी को कुछ डायरेक्टली कहते हो तो वो असर करता है नहीं करता है, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका मेन मोटिव होता है टू मेक द पर्सन थिंक, टू मेक द पर्सन रिफ्लेक्ट, सो दैट क्वेश्चन बिकम्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं चाहिए होता, इट डजंट रिक्वायर एन आंसर, इट जस्ट मेक्स द पर्सन थिंक अबाउट
थिंग्स जो उन्होंने कभी पहले सोची नहीं है। रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो एक पॉइंट को एम्फसाइज करता है एंड यस द ऑब्वियस मोटिव इज टू मेक द ऑडियंस थिंक। तो यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब ये जो क्वेश्चन है इट डजंट रिक्वायर एन आंसर, बट ये हमारे को सोचने पे मजबूर करता है कि किस हद तक लोग अपना शोविनिज्म, अपना डोमिनेशन दूसरों पे इम्पोज कर सकते हैं। So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and would be motivated to share it with your friends. Thank you so much for giving me your time.